वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग लोकतंत्र के ऊपर कुछ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लगभग 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और इस 20 क्वेश्चन में आपको अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी लेवल के होंगे, ठीक है, कुछ मॉडरेट होंगे और कुछ टफेस्ट लेवल के होंगे। तो आपको तीनों स्टैंडर्ड के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि कुछ बच्चे जो वीडियो देखते होंगे वो हो सकता है वो टीजीटी की तैयारी कर रहे हों या पीजीटी की तैयारी कर रहे हों। कुछ बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ बच्चे जो हैं वो नेट जेआरएफ के लिए लगे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उनका एग्ज़ाम का पैटर्न और एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने इस तरीके से क्वेश्चन बनाया है कि आपको किसी भी टाइप्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, और ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है। आप यहाँ से यूट्यूब पे डायरेक्टली क्लिक करके जा सकते हैं। ठीक है, और नीचे मेरे टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। आप यहाँ पे टच करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे चौथा स्तंभ या चतुर्थ वर्ग कहा गया है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फोर्थ स्टेट, या फिर फोर्थ पिलर भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, कुछ भी आप बोल लीजिए। तो इसमें से ये सबको क्वेश्चन पता होगा, आसान बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये प्रेस इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रेस को ही हम क्या बोलते हैं? फोर्थ पिलर या फोर्थ स्टेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र में जनमत किसके माध्यम से प्रामाणिक अभिव्यक्ति प्राप्त करता है? वह है, ठीक है, इन डेमोक्रेसी द मीडियम थ्रू विच पब्लिक ओपिनियन रिसीव्स ऑथेंटिक एक्सप्रेशन इज। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकतंत्र में जनमत जो होता है, ठीक है, यानी जनता का मत जो होता है, उसको प्रामाणिकता किसके माध्यम से मिलती है? यानी हमने अगर किसी को वोट दे दिया, ठीक है, उस वोट की प्रामाणिकता हमें कौन सिद्ध करके देगा? क्या समाचार पत्र देगा, या समूह देंगे, या जनसभाएं देंगी, या संसद देगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट होगा हमारा, संसद होगा। ठीक है, हमारी प्रामाणिकता की बात कौन करता है? लोकतंत्र में प्रामाणिक चीजें कौन वेरीफाई करता है? तो लोकतंत्र में हमेशा जो हम वोटिंग करते हैं, ठीक है, पब्लिक का जो ओपिनियन होता है, पब्लिक का जो वोट होता है, उसको ऑथेंटिक वे में कौन एक्सप्रेस करता है उनकी चीज़ों को? तो वो पार्लियामेंट के जो एमपी होते हैं, ठीक है, एमपी होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारी पार्लियामेंट जो होती है वो एक्सप्रेस करती है हमारी चीज़ों को, जो हमने वोटिंग किया है उन सब चीज़ों को वो क्या करती है? प्रामाणिक तौर पर ऑथेंटिक वे में वो एक्सप्रेस करती है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को आप समझ के करेंगे क्वेश्चन, तो आप आसानी से समझते हुए क्वेश्चन को आगे ले जाएंगे। अब देखिए, उदार लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लिबरल डेमोक्रेसी मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय द लिबरल डेमोक्रेसी? आप उदार लोकतंत्र के द्वारा क्या समझते हैं, या उदार लोकतंत्र का क्या मतलब है? क्या बहुमत की सरकार उदार लोकतंत्र है? तो नहीं। क्या जनता के द्वारा सरकार जो चुनी जाती है वही उदार लोकतंत्र है? नहीं। ठीक है, हो सकता है जनता के द्वारा सरकार चुन ली गई हो, लेकिन वो सरकार क्या हो जाए? निरंकुश हो जाए, है ना? तो क्या वह उदार लोकतंत्र का लक्षण होगा? नहीं होगा। ठीक है, बहुमत के द्वारा सरकार का मतलब है कि 100 लोगों में से 55 लोगों ने क्या कर दिया? सरकार को चुन लिया, सरकार का इलेक्शन कर दिया। ठीक है, तो क्या इससे वास्तव में उदार लोकतंत्र आएगा? नहीं। जनता के हित की सरकार, तो ये होगा। ठीक है, सीमित बहुमत का शासन, गलत, ये भी नहीं होगा। ठीक है, जनता के हित का सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी वह गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जो जनता के हित को ध्यान में रखे। जनता के हित क्या होते हैं? स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, अधिकार, लिबर्टी, इक्वलिटी, राइट्स, है ना? ये सब क्या है? ये सब जनता के हित होते हैं। ठीक है, जो सरकारें इन सारे इंटरेस्ट को आगे बढ़ाती हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? वास्तव रूप में, वास्तविक रूप में उन्हीं को हम उदार लोकतंत्र कह सकते हैं। क्योंकि उदारवाद का क्या लक्षण है? आपने उदारवाद अगर टॉपिक पढ़ा होगा तो उदारवाद में आपने देखा होगा
कि उदारवाद का लक्षण क्या है कि उदारवाद व्यक्ति को क्या मानता है, विवेकशील मानता है, व्यक्ति को विवेकशील मानता है ये, ठीक है। उदारवाद कहता है कि राज्य को व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। उदारवाद कहता है कि राज्य को बाजार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है। उदारवाद कहता है कि राज्य को कल्याणकारी कार्य नहीं करने चाहिए। ये बेसिकली उदारवाद का मतलब, यहाँ पे हम नकारात्मक उदारवाद को देख रहे हैं, ठीक है। उदारवाद के भी कई लक्ष्य टाइप्स होते हैं, सकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो होती हैं उनको आप समझते हुए चलेंगे। अगर आपको उदारवाद का टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, आपने कहीं भी पढ़ा होगा, तो आप मेरी वीडियो को जाके देखें, ठीक है। वीडियो में आपको उदारवाद का टॉपिक मिलेगा और वहां से आप उदारवाद को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 19वीं शताब्दी के उदारवादी जनतंत्र के प्रति इसलिए अविश्वास रखते थे, ठीक है। 19वीं शताब्दी में उदारवादी, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, 19वीं शताब्दी में उदारवादी जो लोग थे लोकतंत्र के प्रति या जनतंत्र के प्रति अविश्वास इसलिए रखते थे, किस लिए रखते थे, क्या कारण था उनका, है ना, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो उदारवादी जो थे 19वीं शताब्दी में, यानी 19वीं शताब्दी का मतलब है 1800 ईस्वी से, ठीक है, 1800 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक क्या है ये 19वीं शताब्दी चलती, ठीक है। 1900 से लेकर क्या हो जाएगी, 1900 से फिर 20वीं शताब्दी चलेगी। द लिबरल ऑफ द 19th सेंचुरी हैड डिस्ट्रस्ट टुवर्ड्स डेमोक्रेसी बिकॉज, यानी कि जो लिबरल्स लोग थे, जो उदारवादी लोग थे, उनका अविश्वास लोकतंत्र के प्रति क्यों था, खास करके 19वीं शताब्दी में। तो इसका क्या कारण था, इसका कारण था कि स्वतंत्रता के सिद्धांत से इनका विरोध था। क्या होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह वंशानुगत शासन का विरोधी था, नहीं, उदारवादी कभी भी वंशानुगत शासन के विरोधी नहीं होते हैं, ठीक है, ये गलत आंसर होगा। जो वंशानुगत शासन के विरोधी होंगे, देखिए इसने आर्थिक न्याय के विचार पर बल दिया। आर्थिक न्याय के विचार पर कौन बल देता है, वो मार्क्सवादी देते हैं, ठीक है। मार्क्सवादियों ने आर्थिक समानता की बात की, आर्थिक न्याय की बात की, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा आपका। इसमें भूस्वामी अभिजात वर्ग की शक्ति की जड़ें खोदने की प्रवृत्ति थी, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा इट वाज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, ठीक है। बेसिकली 19वीं शताब्दी में क्या था, उदारवादी जो थे लोकतंत्र के प्रति इसलिए अविश्वास रखते थे क्योंकि 19वीं शताब्दी में लोगों के लिए स्वतंत्रता का कहीं भी जो स्वतंत्रता का जो सिद्धांत था वो लोगों के लिए बहुत कम था, ठीक है। गिने चुने लोगों को स्वतंत्रता मिलती थी, इसीलिए लोग उदारवाद में, इसलिए उदारवादी लोग जो थे वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। तो इसका मूल कारण यही था कि 19वीं शताब्दी में स्वतंत्रता का क्या था, अभाव था, ठीक है। वे ये नहीं मानते थे कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे चल के आगे उन्होंने लोकतंत्र में विश्वास किया। और आज क्या है, उदारवाद जिसमें मुख्य रूप से विश्वास करता है वो है डेमोक्रेसी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सर्वाधिकारवादी जनतंत्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी। सर्वाधिकारवाद लोकतंत्र क्या है, सर्वाधिकारवाद लोकतंत्र का पहले मतलब आप समझ लीजिए। सर्वाधिकारवाद लोकतंत्र, ये टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोकतंत्र तो है लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे जो व्यक्तियों के अधिकार हैं, ठीक है, व्यक्तियों के अधिकार को नियंत्रित कौन करता है, संसद करती है या फिर वहां का शासक करता है, ठीक है। एक तरीके से टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी का मतलब है मैनेजेरियल डेमोक्रेसी, प्रबंधकीय लोकतंत्र कह सकते हैं इसे, प्रबंधकीय लोकतंत्र। प्रबंधकीय लोकतंत्र या प्रबंधकीय क्रांति के बारे में जेम्स बर्नहेम ने बात की थी, ठीक है। किसने बात की है, जेम्स बर्नहेम, मैनेजेरियल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जहां पे
लोकतंत्र को मैनेज किया जाता है। मैनेज करने का तात्पर्य है कि लोकतंत्र में क्या होना है, क्या नहीं होना है, कितने अधिकार किसको मिलेंगे, कितने अधिकार किसको नहीं मिलेंगे, ठीक है, लोगों के अधिकारों को मैनेज करना, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक तरीके से यह तानाशाही का ही स्वरूप होता है, ठीक है, तानाशाही शासन का ही एक रूप होता है जिसको हम सर्वाधिकारवादी जनतंत्र कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? सर्वाधिकारवादी जनतंत्र अंतर विरोधी होता है, तो यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जहां पे सर्वाधिकारवाद पाया जाएगा वहां शासक और जनता के बीच, ठीक है, शासक और जनता के बीच में क्या होगा? हमेशा द्वंद्व होगा, द्वंद्व और अंतर विरोध पाया जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंट्राडिक्टरी पाया जाएगा हमेशा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि जहां पे भी सर्वाधिकारवाद होगा, जहां पे भी तानाशाही शासन होगा, वहां पे शासक और जनता के मध्य क्या होगा? हमेशा द्वंद्व पाया जाएगा, हमेशा अंतर विरोध पाया जाएगा। अगर आप खुद से सोचो कि आपके पेरेंट्स, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स आपके हर चीज़ों पर लगाम लगाना शुरू कर दें, है ना, आपको वो मैनेज करना स्टार्ट कर दें कि आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे कॉलेज जाना है, कितने घंटे पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आप क्या हो जाएंगे? आप उनसे एक वे में आप उनसे क्या करेंगे? हेट करना स्टार्ट कर देंगे, आप उनसे घृणा करेंगे, आप उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, आप उनका विरोध करते रहेंगे कि आप मेरे ऊपर क्यों इतना लगाम लगा रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे भी सर्वाधिकारवाद होगा वहां पे हमेशा क्या पाया जाएगा? अंतर विरोध पाया जाएगा, ठीक है। सर्वाधिकारवादी जनतंत्र, जनतंत्र का ऐसा रूप या स्वरूप है जो सामूहिक समाज के समरूप है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट इसका तीसरा वाला, सर्वाधिकारवादी जनतंत्र प्राचीन ग्रीस और मध्य युग में प्रचलित था? नहीं, प्राचीन यूनान में और मध्य युग में सर्वाधिकारवादी लोकतंत्र नहीं था, मध्य युग में राजतंत्र था, ठीक है, प्राचीन युग में भी राजतंत्र था, लोकतंत्र तो था कहीं कहीं पे, पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। अब देखिए नेक्स्ट, सर्वाधिकारवादी जनतंत्र समाज के हर एक सदस्य के हित की सर्वोत्तम रक्षा करता है? तो ये गलत है, ठीक है, सर्वोत्तम रक्षा नहीं करता, बल्कि समाज के हर एक सदस्य के ऊपर क्या करता है? वो नियंत्रण बना के रखता है, अपने अंडर में रखता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा? ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, केवल आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होंगे वो आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी इज दैट। तो उदार लोकतंत्र का सबसे अच्छा लक्षण क्या है? यह गुण के स्थान पर संख्या पर अधिक बल देता है? तो नहीं, उदार लोकतंत्र कभी भी संख्या पर नहीं बल्कि गुण पर बल देगा, ठीक है। यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है, ठीक है। उदारवाद में क्या है? उदारवाद कहता है कि सभी व्यक्ति क्या है? समान है, ठीक है। यह शासनकर्ता कुलीन तंत्र द्वारा जनता के शोषण के खतरे को न्यूनतम मानता है? नहीं। क्या यह कहता है कि कुलीन तंत्र के द्वारा जनता के ऊपर शासन किया जाएगा और कुलीन तंत्र के माध्यम से ही जनता के ऊपर खतरे कम बनेंगे? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यह बहुमत की राय पर निर्भर करता है? नहीं, बहुमत की राय नहीं बल्कि आम सहमति, ठीक है, आम सहमति पर यह निर्भर करता है। अब देखिए ये क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट वाले हैं तो उनको आपको याद रखना पड़ेगा। प्रजातंत्र शांति का पुत्र है तथा अपनी मां से अलग नहीं रह सकता। डेमोक्रेसी इज द सन ऑफ पीस एंड कैन नॉट अलाइव अपार्ट फ्रॉम इट्स मदर। तो ये किसने बोला है? विलियम स्पार्ट ने बोला है, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट होते हैं उनको आपको एज इट इज रटना होता है, एज इट इज याद करना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन आधुनिक जनतंत्र की दुविधाओं को बतलाते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द डायलेमास ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी। कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट हैं नीचे दिए गए हैं जो आधुनिक लोकतंत्र या मॉडर्न डेमोक्रेसी में यह बताते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में कुछ दुविधाएं हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कौन कौन से स्टेटमेंट है उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए स्वराज्य का अर्थ है व्यवहार में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार से। तो क्या स्वराज का, तो यही तो दुविधा है, ठीक है, व्यवहार में निर्वाचित
प्रतिनिधियों की सरकार से है। क्या निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार ही वास्तव में स्वराज्य कहलाती है? तो यही क्या है, आधुनिक लोकतंत्र की दुविधा है, पहली बात। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नियंत्रण और प्रणालियां राजनीतिक प्रक्रिया को नियमित करती हैं, ये तो बात सही है। ठीक है, क्योंकि नियंत्रण और प्रणालियां, ठीक है, कंट्रोल्स एंड जो सिस्टम होते हैं यही रेगुलेट करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस को, तो ये बात सही है। तो ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल है, जो आधुनिक लोकतंत्र है, तो इसकी ये दुविधा नहीं है। ठीक है, अब देखिए दुविधा क्या क्या है। राजनीतिक संरचनाएं प्रति दबावों के बीच कार्य करती है, तो एक दुविधा इसकी ये भी है, जो आज की राजनीतिक संरचनाएं हैं हमारी, ठीक है, वो किसके बीच में काम करती हैं, दबाव समूहों के बीच में काम करती हैं। ठीक है, तो यह भी एक आधुनिक लोकतंत्र की दुविधा है। अब देखिए, नौकरशाही का कार्यकारी उत्तरदायी सहभागी अपेक्षाओं को नकारता है, तो यह भी क्या है, एक लोकतंत्र की दुविधा है। तो इस तरीके से पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। ए 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, 1, 3 एंड 4। अब देखिए, जो नौकरशाही का कार्यकारी उत्तरदायी है, नौकरशाही जिस कार्य के लिए उसकी नियुक्ति होती है ना, उसका कार्य होता है कि वो क्या करे, कानूनों को लागू करवाए। ठीक है, और पब्लिक के साथ क्या करे, इंटरेक्शन करे, लोगों के साथ क्या करे, भागीदारी करे। लेकिन आज क्या आपने देखा होगा कि आज के समय में क्या जो एसडीएम होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जो आईपीएस होते हैं, ये जो आईएएस होते हैं, ठीक है, क्या ये लोगों के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी लोकतंत्र की यह भी दुविधा है आधुनिक लोकतंत्र की, कि जिस कार्य के लिए इनको दिया जाता है, जो कार्य नौकरशाही को मिलता है कि आप जाकर के पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करें, लोगों के साथ पार्टिसिपेशन करें और लोगों की समस्याओं को समझें, लोगों के साथ उनके साथ मिलकर के काम करें। ठीक है, तो आज के लोकतंत्र में यह ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही रेयर मिलता है। ठीक है, और देखने को मिलता भी होगा तो कब मिलता है, कैमरे के सामने देखने को मिलता होगा। ठीक है, कोई डीएम, कोई एसपी, कोई आईपीएस, कोई भी होगा, वो कैमरे के सामने ही दिखाते हैं। अदरवाइज बहुत कम ही आपको 1 या 2% ही लोग मिलेंगे जो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करते हैं। अदरवाइज वो अपने आप को क्या समझते हैं, पीएम से कम नहीं समझते। ठीक है, तो इस तरीके से जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है नौकरशाही को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को, वो सही तरीके से एग्जीक्यूट कार्यों को नहीं करते हैं और वो अपने मनमानी तरीके से कार्य करते हैं। तो एक लोकतंत्र की, हमारी जो मॉडर्न डेमोक्रेसी की एक यह डायलेमा और भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से देखिए क्या क्या स्टेटमेंट से पूछा गया है। तो लोकतंत्र में निर्वाचन प्रक्रिया के निम्न में से कौन से वास्तविक कार्य हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, लोकतंत्र में निर्वाचन प्रक्रिया के निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य होते हैं। Which of the following are the actual function of the electoral process in democracy। ठीक है, एक्चुअल प्रोसेस या एक्चुअल फंक्शन क्या है इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो लोकतंत्र में निर्वाचन प्रक्रिया के वास्तविक कार्य कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सा कार्य करती है। ठीक है, इस तरीके से जो कार्य होते हैं इनमें क्या क्या देखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें सही तरीके से चलती हैं, कैसे नहीं चलती हैं, इनको हमें देखना होता है। ठीक है, अब देखिए, सरकार को लोक इच्छा के प्रति अनुक्रियाशील बनाए रखना। ठीक है, अब देखिए, लोकतंत्र में जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है, निर्वाचन प्रक्रिया इसीलिए की जाती है क्योंकि जो उम्मीदवार होते हैं हमारे, ठीक है, अगर इलेक्शन ना हो, आप ध्यान से सोचें, अगर मान लीजिए हर 5 वर्ष में इलेक्शन होता है हमारे यहाँ पे, अगर यही इलेक्शन ना हो तो एक बार जो एमपी या जो एमएलए हमारा जीत जाए, ठीक है, तो क्या वास्तविक रूप में वह जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जनता के प्रति अगर रिस्पॉन्सिबल है तो किस लिए है, क्योंकि निर्वाचन प्रक्रिया जारी है। अगर यही निर्वाचन प्रक्रिया बंद हो जाएगी तो वही जो सरकार हमारी है, ठीक है, तो जो सरकार हमारी है वो क्या होगी, वो पब्लिक के प्रति रिस्पॉन्स नहीं देगी फिर। ठीक है, जो हमारे एमएलए एमपी 5 वर्षों में आकर के हमसे मिलते हैं, हमारे लिए थोड़ा बहुत कार्य करते हैं, अगर यही निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा, तो ये लोग हमारे प्रति रिस्पॉन्स नहीं देंगे, ये हमारे लिए अनुक्रियाशील नहीं होंगे। तो निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से, निर्वाचन प्रक्रिया का एक वास्तविक कार्य यह भी है कि सरकार को क्या करती है, जनता के प्रति उत्तरदायी बना के रखती है।
ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। निर्वाचन प्रक्रिया क्या करती है लोकतंत्र में, जो सरकार हमारी होती है उसको जनता के प्रति उत्तरदायी बना के रखती है। अगर यही निर्वाचन प्रक्रिया बंद हो जाए तो जनता के प्रति जो है सरकार उत्तरदायी नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। सार्वजनिक निर्णय निर्माताओं के चयन के लिए नागरिकों को एकत्र करना, ठीक है। तो इलेक्शन क्या करता है, इलेक्टोरल जो प्रोसेस हमारा, यह जैसे कि कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है, तो उसमें क्या करती है कि सरकार हमारी कभी कभी पब्लिक ओपिनियन भी करवाती है, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन या जनमत ओपिनियन, ये लोगों की राय भी लेती है, ठीक है। लोगों को इकट्ठा करके वोटिंग कराती है। वोटिंग के माध्यम से सरकार जानती है कि क्या यह कार्य सही है, क्या यह कार्य सही नहीं है। तो ऐसा क्यों करती है, पब्लिक से क्यों पूछती है सरकार, क्योंकि उसको 5 वर्ष के बाद इलेक्शन में दोबारा से खड़ा होना है, ठीक है। अगर यही निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त हो जाए तो क्या यह नागरिकों के साथ या पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करेगी, नहीं करेगी, ठीक है। तो निर्वाचन प्रक्रिया का एक वास्तविक कार्य यह भी है कि लोगों के प्रति सरकार क्या होती है, इंटरेक्शन करती है, रिस्पॉन्सिबल रहती है। अगर यही प्रोसेस खत्म हो जाए इलेक्शन का, तो न तो सरकार हमारी रिस्पॉन्सिबल होगी लोगों के लिए, और न ही लोगों को वो अपने इकट्ठा करेगी किसी भी चीज़ के लिए पूछने के लिए, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन, यदि आवश्यक हो तो समय समय पर सरकार परिवर्तित करना, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, इलेक्शन प्रक्रिया के माध्यम से, ठीक है। इलेक्टोरल प्रोसेस के माध्यम से ही समय समय पर, इलेक्टोरल प्रोसेस का कार्य क्या होता है कि समय समय पर यदि आवश्यक हो तो क्या होगा, सरकार को पब्लिक हमारी बदल भी सकती है, सरकार को चेंज भी कर सकती है। तो यह भी एक इलेक्टोरल प्रोसेस का वास्तविक कार्य है, एक्चुअल प्रोसेस इसका है, ठीक है। तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या है, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चेंजिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम इफ नेसेसरी, यदि आवश्यक हो तो समय समय पर सरकार को बदला जा सकता है, किसके माध्यम से, निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से। प्रतिस्पर्धात्मक दलीय प्रणाली का पोषण करना, तो ये इलेक्टोरल प्रोसेस का कार्य नहीं है, निर्वाचन प्रक्रिया का ये कार्य नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सफल लोकतंत्र राजनीति में व्यापक रुचि एवं भागीदारी पर निर्भर करता है, जिसमें मतदान एक परम आवश्यक भाग है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि एक सफल लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए लोगों की राजनीति में व्यापक भागीदारी होना चाहिए, है ना। मैसिव स्प्रेड वेट में क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, मतदान एक आवश्यक भाग है। जानबूझकर इस प्रकार की रुचि न रखना, अगर आप जानबूझकर मतदान नहीं करते या आप जानबूझकर के पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करते, यह एक प्रकार की निहित क्या हो जाएगी, अराजकता कही जाएगी, ठीक है। यह स्वतंत्र राजनीतिक समाज के लाभों का सुख भोगते हुए अपने राजनीतिक दायित्वों से मुंह मोड़ना क्या कहलाएगा, इनमें से क्या मतदान अधिकार से आप दायित्वों से मुंह मोड़ रहे हैं, या मतदान के कर्तव्य से, या मतदान की स्वतंत्रता से, या राजनीति में भागीदारी के अधिकार से। इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा आप बताएं, ठीक है। सक्सेसफुल डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन वाइड स्प्रेड इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स ऑफ विच वोटिंग इज एन इसेंशियल पार्ट। Deliberately not having this kind of interest and not voting is a kind of inherent anarchy, ठीक है। This is turning away from one's political responsibility while enjoying the benefits of free political society। इसमें यह पूछा गया है क्वेश्चन में कि आप एक सफल लोकतंत्र को बनाना चाहते हैं तो आपको पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसमें से वोटिंग करना एक क्या है, बहुत ही नेसेसरी पार्ट है। अगर आप जानबूझ करके वोटिंग नहीं करते या वोटिंग में आप इंटरेस्ट नहीं रखते तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार की अराजकता होगी, ये एक प्रकार की क्या है, अनार्की कहलाएगी, ठीक है। अगर आप राजनीतिक समाज में रह रहे हैं और जो पॉलिटिकल सिस्टम का लाभ है वो ले रहे हैं पूरी तरीके से, और आप वोटिंग करने नहीं जा रहे हैं, अब आपका जो कर्तव्य है वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं अपने जो आपको दायित्व दिया गया है, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इससे आप मुंह मोड़ रहे हैं। इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा कि आप अपने मतदान के कर्तव्य से क्या कर रहे हैं,
मुंह मोड़ रहे हैं आप, ठीक है, फ्रॉम वोटिंग ड्यूटी से आप बाइकआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का क्या होगा, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं इनको आप आसान भाषा में समझ करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। अब देखिए ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। इसमें आपको सबसे पहले पहचानना होता है क्या कथन और कारण दोनों सही हैं या कोई इनमें से एक गलत है या एक सही है, ठीक है। उदार लोकतंत्रवादियों का तर्क है कि कृत्रिम असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए। कृत्रिम असमानता का क्या मतलब होता है, जो समाज ने असमानताएं बनाई हैं, जो समाज के द्वारा निर्मित हो, जो समाज के द्वारा निर्मित हो, ठीक है। जैसे समाज के द्वारा कौन कौन सी असमानताएं निर्मित की जाती है, जैसे महिला पुरुष के मध्य असमानता, किसी अमीर गरीब के मध्य असमानता, ठीक है, पढ़े लिखे और अनपढ़ के मध्य असमानता, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको 10 वोट, जो अनपढ़ है उनको 0 वोट देने का अधिकार, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है समाज के द्वारा कृत्रिम असमानताएं होती हैं। कृत्रिम असमानता का मतलब होता है आर्टिफिशियल इनइक्वलिटीज का मतलब यही होता है कि उसको प्रकृति ने नहीं बनाया है बल्कि उसको मानव ने बनाया है, ठीक है। ह्यूमन मेड है, मैन मेड है वो, ठीक है। तो उदार लोकतंत्र का यही लक्षण है कि जो मानव मेड है, ठीक है, जो प्रकृति ने नहीं बनाया है उसको क्या किया जाए, उस असमानता को दूर किया जाए और अनौचित्यपूर्ण जो गलत तरीके से असमानताएं बनाई गई हैं समाज में उसका विरोध किया जाना चाहिए। यही उदार लोकतंत्रवादियों का तर्क है। तो ये तर्क क्या है, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से नेट के क्वेश्चन में आते हैं एग्जाम में, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। हालांकि अभी नेट के एग्जाम में नहीं आया हुआ क्वेश्चन, लेकिन आने की पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अब देखिए कथन तो सही है, अब देखिए क्या कारण सही है इसका। अब कृत्रिम रूप से समानता लाना विशेषाधिकारों की स्थिति उत्पन्न करने के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पे कृत्रिम असमानता को दूर करने की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे असमानता को दूर करने की बात कर रहा है, अब यहाँ पे समानता लाने की बात कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, अलग अलग हैं। कभी भी आप ध्यान रखना, जब दोनों स्टेटमेंट अलग होंगे तो कभी भी कथन कारण की व्याख्या नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कृत्रिम रूप से समानता लाना, कृत्रिम रूप से समानता लाने का मतलब है कि महिला पुरुष के मध्य जो है भेदभाव को क्या करना, समाप्त करना, ठीक है। मेल फीमेल के बीच में जो समाज ने जो इनइक्वलिटी बना रखी है उसको समाप्त करना क्या है, कृत्रिम समानता लाना है, ठीक है। विशेषाधिकारों की स्थिति उत्पन्न करने के बराबर है जो कृत्रिम असमानताओं को स्वीकार करने में निहित है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, लेकिन दोनों की व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए जो है सही व्याख्या आर की नहीं है। तो इस तरीके से आप देखें, ऊपर असमानता को दूर करने की बात कर रहा है और नीचे क्या कर रहा है, समानता लाने की बात कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट अलग हैं और दोनों की एग्जैक्ट व्याख्या नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से किस एक को प्रजातांत्रिक व्यवस्था अस्तित्व की पहचान के रूप में माना जाता है। अब बताइए कौन सी ऐसी व्यवस्था नीचे दी गई है इन चारों में से जो प्रजातंत्र के अस्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मेन आइडेंटिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। कौन सा ऐसा फीचर है, कौन सा ऐसा पहचान है जो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो क्या प्रतिनिधि परिषद जरूरी है, नहीं। द्विसदनीय विधानमंडल होना लोकतंत्र के लिए जरूरी है, तो ऐसा नहीं जरूरी है। एक सुदृढ़ प्रशासकीय संगठन, ये नहीं जरूरी है। सार्विक नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का तात्पर्य है कि जिस भी व्यक्ति की एक निश्चित आयु, या मान लीजिए इंडिया में 18 वर्ष है, ठीक है, जो भी 18 वर्ष का हो चुका है उसको क्या होना चाहिए, उसको वोटिंग का राइट होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, ठीक है। उसको क्या होना चाहिए, उसको वोटिंग का राइट होना चाहिए। और वोटिंग के राइट में भी
इक्वल वोटिंग का राइट होना चाहिए, ठीक है, समान मताधिकार का अधिकार उसे भी होना चाहिए। तो यही लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि ब्रिटेन में जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है वो कितने वर्ष का है, वहां पे वोटिंग का राइट कितने वर्ष में मिला हुआ है, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस एक विचारक ने लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन होने को खतरा देखा है? किसने, कौन सा ऐसा विचारक है जो कह रहा है लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा होता है? क्योंकि लोकतंत्र का लक्षण क्या है? लोकतंत्र का मुख्य लक्षण है स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता और समानता। अब देखिए, आपको समझना क्या है कि इनमें से कौन सा ऐसा विचारक है जो यह कहता है कि लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा होगा। क्यों खतरा होगा? पहले तो आप समझिए कि लोकतंत्र का क्या लक्षण है। लोकतंत्र का लक्षण क्या है? स्वतंत्रता और समानता, ठीक है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस विचारक ने स्वतंत्रता और समानता का विरोध किया है। किस विचारक ने बोला है ऐसा कि जहां पे स्वतंत्रता रहेगी वहां पे समानता नहीं हो सकती। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। किसने ऐसा बोला? क्या बेंथम ने बोला? नहीं। क्या ग्रीन ने बोला? नहीं। क्या लास्की ने बोला? नहीं। डी टॉकविले ने बोला? यस, ठीक है। डी टॉकविले, लॉर्ड एक्टन, ठीक है, स्वतंत्रता और समानता के क्या है? ये विरोधी विचारक हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे आपको इस तरीके से पहचान करना होता है। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक आप आंसर पे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स सॉ द डेंजर ऑफ वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन डेमोक्रेसी? किसने ऐसा बोला कि लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता का खतरा सबसे ज्यादा होता है? तो आपको समझना क्या है कि लोकतंत्र का लक्षण क्या होता है? स्वतंत्रता और समानता, ठीक है। तो अब ये आपको इसमें देखना है स्वतंत्रता और समानता का विरोध किसने किया है। स्वतंत्रता और समानता का विरोधी जो है वो लॉर्ड एक्टन है। लॉर्ड एक्टन ने बोला जहां पर स्वतंत्रता होगी वहां पर समानता नहीं रह सकती, ठीक है। स्वतंत्रता और समानता एक साथ नहीं रह सकते, ऐसा लॉर्ड एक्टन कहते हैं। सॉरी, लॉर्ड एक्टन और डी टॉकविले ने ऐसा बोला है, दोनों ने बोला है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कुछ इनकी बुक्स हैं। इनकी बुक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ठीक है। आप इनको नोट कर लें। ग्रीन की कौन सी बुक है? पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। लॉस्की की कौन सी बुक है? द मॉडर्न पॉलिटिक्स। अगर मैं कुछ गलत लिख रहा हूं तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी बुक गलत तरीके से लिखी गई है, ठीक है। बेंथम की फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। बेंथम की 4 बुक्स बताएं आप, ठीक है। बेंथम की 4 बुक्स और कौन कौन सी हैं? आप बेंथम की बुक्स को सीक्वेंस में याद रखें, क्रम वाइज याद रखें, ठीक है। इस बार पेपर ऑफलाइन होगा, आप लोग ध्यान दें। इस बार पेपर क्या होगा? ऑफलाइन होने जा रहा है, ठीक है। ऑफलाइन में थोड़ा सा आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। वहां पे आप ऑफलाइन में क्या होता है कि आप रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं और आपका थोड़ा सा टाइम भी बढ़ जाएगा। बट यहाँ पे ऑफलाइन में ये गलती होने के चांसेस होते हैं कि आपने अगर किसी तरीके से गलत फिल कर दिया ना तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन में ये फायदा होता है कि आपने अगर एक बार गलत फिल कर दिया है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। बस आप दोनों, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की कमियां अपनी अपनी हैं और दोनों के फायदे भी हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, जब भी आप एग्जाम में बैठें तो कभी भी गलत फिलिंग ना करें। आपको जो फिल करना है वो करेक्ट वे में फिल करें, ठीक है। ऑप्शन जो भी होगा आपका वो सही तरीके से फिल करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का विचार है कि कारपोरेट जगत के जनसंचार माध्यम पर नियंत्रण, देखिए निम्नलिखित में से किसका एक विचार है कि कारपोरेट जगत ने जनसंचार जनसंचार के माध्यम पर
नियंत्रण ने प्रेस की भूमिका को प्रजातंत्र के चौकीदारी से बदलकर विचारों के नियंत्रक की बना दी है, जिसमें एक सामान्य नागरिक कारपोरेटवाद के अनुरूप सोचने को बाध्य है। इसमें से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि कारपोरेट जो जगत है हमारा, ठीक है, जो हमारे बिजनेस क्लास के लोग हैं, जो हमारे बिजनेस क्लास के लोग हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने मीडिया पर कंट्रोल बना लिया है। ठीक है, मीडिया पर कंट्रोल बना लिया है, और जो मीडिया प्रजातंत्र की संरक्षक है, जो मीडिया लोकतंत्र की चौकीदार है, उसी मीडिया को बिजनेस क्लास के लोगों ने, अमीर वर्ग के लोगों ने अपना उस पर कंट्रोल बना लिया है, जिससे लोगों के विचारों में, लोगों को अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिल रहा है। अब लोग मीडिया के अकॉर्डिंग सोचने को बाध्य हो रहे हैं। अब लोग जो हैं वो कारपोरेट के अनुसार सोचने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो ऐसा किसने बोला है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द व्यू दैट द corporate woods control over the mass media has changed the role of the press from the watchdog of the democracy to controller and ideas in which an ordinary citizen is forced to think in accordance with the corporatism। यानी कि ऐसा इसमें पूछा गया है कि जो मास मीडिया है, ठीक है, मास मीडिया को क्या बोला गया है? मास मीडिया को जनता का संरक्षक बोला गया है, जनता का चौकीदार बोला गया है। लेकिन इसी मास मीडिया के ऊपर, ठीक है, इसी मास मीडिया के ऊपर किसने नियंत्रण बना लिया है? बड़े घराने ने, कारपोरेट जगत ने अपना कंट्रोल बना लिया है, जिससे कि अब जो देश के नागरिक होते हैं वो कारपोरेट के अनुसार सोचने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो ऐसा बोला है किसने? नोम चोम्स्की ने। ठीक है, कार्ल पॉपर ने सिद्धांत दिया है थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन, थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन, मिथ्यापनीयता का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन, ये वाला क्वेश्चन थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन पे आरपीएससी में एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, जॉन रॉल्स के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। ठीक है, रॉल्स की कुछ बुक्स हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में लिखी गई है, इसको आप याद रखें। ठीक है, रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में प्रक्रियात्मक न्याय का मिश्रण पाया जाता है प्लस तात्विक न्याय का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, यानी कि रॉल्स का जो न्याय है, न्याय का सिद्धांत है, उसमें प्रोसीड्यूरल जस्टिस और सब्सटेंटिव जस्टिस दोनों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तो नोम चॉम्स्की की एक बुक के बारे में बताएं। ठीक है, आपको एक होमवर्क है, नोम चॉम्स्की कौन सी बुक है और रेमंड ऑरो की। ठीक है, इन दो लोगों के बुक्स के बारे में आप बताएं, और रॉल्स की जो बुक्स हैं इनको सीक्वेंस में याद रखें। आपका एक होमवर्क और है, रॉल्स की बुक को आप सीक्वेंस में याद रखें, क्रमानुसार लगाएं। ठीक है, आपको कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जिनको आप क्रम में जरूर याद रखना, जैसे बेंथम की बुक को आप क्रम में रखें। ठीक है, कार्ल मार्क्स की, इस तरीके से एग्जाम में पूछता है, अंबेडकर की, ठीक है, जयप्रकाश नारायण की, रॉल्स की बुक, नॉजिक की बुक, है ना। कुछ ऐसे थिंकर्स हैं, इनको आपको आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि हर बार एग्जाम में इन सब थिंकर्स से जो बुक्स पूछी जाती है वो क्रम से लगाने के लिए पूछता है। ठीक है, तो आप क्रम से जरूर याद रखें। अगर आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगी। अब देखिए, नोम चॉम्स्की के बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नोम चॉम्स्की के विचार में राजनीतिक वास्तविकताओं के बारे में सच्चाई को एक विशिष्ट कारपोरेट तंत्र, अगर ये वर्ड्स आ जाए, ठीक है, कॉर्पोरेट तंत्र द्वारा व्यवस्थित रूप से विकृत या दबाया जाता है, जो अपने स्वयं के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए कारपोरेट मीडिया, विज्ञापन और थिंक टैंक का उपयोग करता है। ठीक है, जो नोम चॉम्स्की ने जो पॉलिटिकल व्यूज, ये बेसिकली ये भाषा विज्ञानी है, नोम चॉम्स्की भाषा वैज्ञानिक है। ठीक है, इन्होंने भाषा के ऊपर काम किया है।
लेकिन बेसिकली जब इन्होंने पॉलिटिकल आइडियाज़ अपने थोड़े बहुत दिए हैं तो इसमें इन्होंने ये बताया कि जो कॉरपोरेट वर्ल्ड होता है वो क्या करता है, वो कॉरपोरेट वर्ल्ड जो होता है वो मीडिया के ऊपर कंट्रोल बना लेता है और मीडिया के ऊपर कंट्रोल बना करके लोगों को अपने तरीके से सोचने के लिए विवश कर देता है। ठीक है। और बेसिकली जो इनका काम रहा है ये हेरा फेरो और उनके द्वारा अस्पष्ट की गई सच्चाई को बाहर लाना इनका बेसिकली जो वर्क है। ठीक है। अब निम्नलिखित में से किसने प्रजातंत्र को बहुमत का अत्याचार कहा है? ठीक है, बहुमत का अत्याचार, प्रजातंत्र को बहुमत का अत्याचार किसने कहा? Who among the following has called the democracy tyranny of the majority? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन में आपको कुछ ज़्यादा देखना नहीं होता है, बस आपको रटना होता है। तो डी टॉकविले ने बोला है, इनकी बुक का नाम है डेमोक्रेसी इन अमेरिका। रूसो ने क्या बोला है? रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक है। ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया। रूसो ने बोला, इन्होंने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का विरोध किया, ध्यान रखना। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का इन्होंने क्या किया? अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का इन्होंने विरोध किया है। इन्होंने ये बोला कि इंग्लैंड के लोग जो होते हैं, ठीक है, इंग्लैंड के लोग केवल 5 वर्ष में एक बार स्वतंत्र होते हैं, 5 वर्ष में एक बार स्वतंत्र होते हैं। ऐसा इन्होंने क्यों बोला? क्योंकि इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि 5 वर्ष में स्वतंत्र होने का तात्पर्य है कि 5 वर्ष के बाद वहां पे क्या होता है? चुनाव होता है। चुनाव में वोटिंग, इनको वोटिंग का स्वतंत्रता है, बाकी उसके बाद फिर क्या हो जाते हैं? ये गुलाम हो जाते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जनता के पास सारी शक्तियां होती हैं। ठीक है। जेम्स मेडिसन क्या है? अमेरिकी संविधान निर्माता हैं। जेम्स मेडिसन, थॉमस जेफरसन। ठीक है। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी इनकी बुक है, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी। ठीक है। डेमोक्रेसी इन अमेरिका डी टॉकविले की फेमस बुक है। ठीक है। डनिंग की कौन सी बुक है? डनिंग और सेबाइन। ठीक है, ये इतिहास से संबंधित विचारक हैं। जब राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात होती है, ठीक है, जब राजनीतिक सिद्धांत के उत्थान की बात होती है, तो वहां पे हम डनिंग और सेबाइन को पढ़ते हैं। फिलहाल डनिंग की कोई एक बुक बताएं आप। ठीक है, इनकी कोई एक बुक आप बताएं कमेंट करके। और जेम्स मेडिसन की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। डी टॉकविले को मैंने बता दिया है, डेमोक्रेसी इन अमेरिका इनकी बुक है। चलिए, अब देखिए वह कौन सा विचारक है जिसे अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा जाता है? विच थिंकर कैन बी कॉल्ड रिलक्टेंट डेमोक्रेट। ठीक है। बेंथम को क्या अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा जाता है? नहीं। एडमंड बर्ग को नहीं। एडमंड बर्ग कैसे विचारक हैं? रूढ़िवादी विचारक हैं। बेंथम उपयोगितावादी विचारक हैं। ग्रीन कैसे विचारक हैं? आदर्शवादी विचारक हैं। मिल भी उपयोगितावादी विचारक है। ठीक है, तो मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मिल ने पढ़े लिखे लोगों को, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको कम पढ़े लिखे लोगों से या गरीब लोगों से अधिक वोट देने का समर्थन किया है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इनको अनिच्छुक लोकतंत्रवादी भी कहा जाता है। खास करके वेपर ने इनको बोला है। ठीक है, वेपर ने इनको क्या बोला? अनिच्छुक लोकतंत्रवादी बोला है। और बारकर ने क्या बोला? बारकर ने बोला, ठीक है, बारकर ने बोला मिल जो है खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है। ध्यान रखना, खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने बोला हुआ है। और अनिच्छुक लोकतंत्रवादी जो है जॉन स्टुअर्ट मिल को बोला जाता है।
क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन एक प्रजातंत्र के अभिजन सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? किसने एलीट क्लास थ्योरी का सपोर्ट नहीं किया है? ठीक है, तो इसमें से रॉबर्ट मिसेल्स किया है, विल्फ्रेडो पेरेटो ने किया है, गीतानो मोस्का ने किया है, सीवी मैकफर्सन नहीं है, उदार समतावादी विचारक हैं। ठीक है, मोस्का की कौन सी बुक है? रूलिंग क्लास। विल्फ्रेडो पेरेटो की कौन सी बुक है? मिचेल्स की कौन सी बुक है? द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। अल्पतंत्र का लॉ, विल्फ्रेडो पेरेटो, माइंड एंड सोसाइटी, आई थिंक जहां तक मुझे याद है माइंड एंड सोसाइटी इनकी बुक है। बाकी आप मोस्का, मिचेल्स, विल्फ्रेडो पेरेटो इन सबको आप मैंने पढ़ा रखा है और डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में, वहाँ पे इन सब की सारी बुक्स आपको देखने को मिल जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन है जिसने तर्क दिया कि सार्वजनीन वयस्क मताधिकार संपत्ति स्वामियों के साथ अन्याय है? ठीक है, तो ऐसा किसने बोला कि जो यूनिवर्सल सफरेज है, ठीक है, जो यूनिवर्सल वोटिंग का राइट है वो अनफेयर है, किसके साथ? प्रॉपर्टी ऑनर्स के साथ, उद्योगपतियों के साथ, संपत्ति स्वामियों के साथ अन्याय है, ऐसा किसने बोला है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेनरी मेन। हेनरी मेन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ यहाँ पे मैं आपको बुक्स मेंशन कर देता हूँ। इस तरह में कुछ मैंने बुक्स, सी मैकफर्सन की कुछ बुक्स आप लिख लीजिए। द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेटिक थियरी, एसेज इन रिट्राइवल, एसेज इन रिट्राइवल, ठीक है। तीसरी बुक इनकी है डेमोक्रेसी, द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है। एक बुक इनकी और है डेमोक्रेसी इन अल्बर्टा, डेमोक्रेसी इन अल्बर्टा। तो ये 4 बुक्स आप जरूर याद रखें, इनमें से 3 वाले मस्ट हैं, ठीक है, इन तीनों को आप जरूर याद रखें, जिनमें से द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक थियरी, एसेज इन द रिट्राइवल, द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। ये तीनों बुक्स क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, स्टार बना लीजिए आप, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। डेमोक्रेसी इन अल्बर्टा, ये वाली भी बुक अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले, बट इन तीनों में से एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ऊपर वाली तीनों बुक आप जरूर याद रखें, ठीक है। इसका हेनरी मेन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जनमत का वास्तविक अर्थ क्या है? जनमत, ठीक है, द रियल मीनिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन, तर्क पर आधारित मत नहीं, बहुमत का मत नहीं, वह मत जो सारे समुदाय का कल्याण को लक्ष्य करे, तो करेक्ट, सर्व संबंधित पक्षों का मत नहीं, ठीक है, द ओपिनियन विच एम एट द वेलफेयर ऑफ द एंटायर कम्युनिटी, इसी को बोलते हैं जनमत का वास्तविक मत, ठीक है। बहुत लोग इस छोटे छोटे क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं, तो जनमत का मतलब बहुत लोग कहते हैं बहुमत का मत, ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को समझें, तो करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक देश ने निम्न देशों में से किस एक ने एक ही प्रयास में सार्वजनीन वयस्क मताधिकार आरंभ किया? ऐसा कौन सा देश है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इन अ सिंगल अटेम्प्ट, ठीक है। तो किसने पहले ही प्रयास में सभी लोगों को जो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार होता है, तो किसने दिया? तो भारत ने दिया पहली प्रयास में। अब आप बताएं कि भारत में किस ईयर में, कौन से साल में भारत में, ब्रिटेन में कौन से साल में, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से साल में पहले प्रयास में ही यूनिवर्सल
अडल्ट फ्रेंचाइज का राइट दिया गया है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन रहे। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम 20 क्वेश्चन आगे के करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 40 से 50 क्वेश्चन हो जाएं आपकी। ठीक है, बट आप फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ करके कि आप अभी मेरे वीडियो के ऊपर डिपेंड न रहें, क्योंकि मैं वीडियो 20 दिन के बाद करीब अपलोड हो पा रही है। इसका एक रीज़न है कि मेरे घर में शादी थी तो मुझे वहाँ जाना ज़रूरी था, तो इसलिए मैं वहाँ पे गया था। ठीक है, और हो सकता है बीच में फिर कुछ ऐसा काम आ जाए, बट इतना लंबा काम नहीं आएगा। लेकिन वीडियो को मैं अगर एक एक दो वीडियो 3 वीडियो भी अपलोड करूँगा तो भी ये आपके जून वाले सेशन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप दिसंबर के लिए अगर अपनी प्रिपरेशन को रख रहे हैं तो आप मेरे वीडियो पर डिपेंड रहें। अदरवाइज मैंने आपको बता रखा है कि आप यूथ कंपटीशन टाइम्स या घटना चक्र की बुक आती है, ठीक है, उसको आप ले लीजिए। आप जितना मस्त ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाएंगे तो उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप अब स्ट्रेटजी में अगर आप ध्यान रखें, आपने जो पढ़ा हुआ है अब तक का, ठीक है, वही रिवीजन करें, कोई नई चीज़ ना पढ़ें। ठीक है, नई चीज़ आपको नहीं पढ़ना है कुछ भी, और आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। ठीक है, और मैं आपको इतना भी कहता हूं कि आपने जो प्रैक्टिस सेट लगाया है, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दें 8882868707 पे। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इसमें मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं फ्री रहूँगा तो कॉल रिसीव करके मैं आपको जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। हालांकि बहुत बच्चे कॉल करते हैं, मैं उनको समझाता भी हूँ, बताता भी चीज़ों को, लेकिन आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं खुद आपको कॉल करके बता दूंगा कि आप मेरे पास, अगर जैसे कि टाइपिंग करने का टाइम नहीं होगा, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस ज़रूर लगाएं, क्योंकि टेस्ट सीरीज पर आप लगाएं। टेस्ट सीरीज में आपको बेशक से आपको अल्टीमेट क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आप इस वीडियो पर डिपेंड ना रहें। क्यों ना रहें? क्योंकि ये वीडियो जो है वो लंबी जाएगी। ठीक है, कंप्लीट कोर्स होने तक इसमें नवंबर दिसंबर तक का टाइम लग सकता है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो पर अभी डिपेंड ना रहें प्लीज़ आप लोग। ठीक है, आप अपनी तैयारी करते रहें और वीडियो को देखते रहें साथ के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते रहें, आप अपनी प्रैक्टिस को जरूर लगाएं, नया चीज़ ना पढ़ें बिल्कुल भी। ठीक है, और मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी भी बता दूंगा कि कैसे तैयारी करें, लास्ट में कैसे ना करें। ठीक है, अभी आपके पास 1-2 महीने का टाइम है, इतना पैनिक नहीं होना किसी को। फिर बाद में मिलते हैं, फिर आपको मैं स्ट्रेटजी समझा दूंगा वहाँ पे कैसे करना है, कैसे मैंने 12-13 बार क्लियर किया है, कैसे मैंने JRF क्लियर किया। ठीक है, वो सारी चीज़ें स्ट्रेटजी में मैं बता दूंगा।